राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 2 घंटे 15 मिनट में चर्चा का जवाब आया जो कई प्रश्न खड़े कर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति को रोकने के लिए कांग्रेस ने एक इकोसिस्टम बना लिया था जिसे अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है कि संसद यूं ही चलेगी। पर 2 खास बात जो मैंने नोट की और जो आज प्रश्नकाल के जरिए आपके बीच ला रहा हूं, वो पहली, विपक्ष ने यह तो दिखा दिया कि देश में अब मजबूत विपक्ष है जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए। पर लोकतंत्र की एक और जरूरत है, जिम्मेदार विपक्ष। क्या INDIA का व्यवहार ऐसा था? दूसरा, मोदी ने अपने जवाब में राहुल के हिंसक हिंदू वाले बयान पर 1-1.25 घंटे के बाद वार किए। क्या यह सरकार की प्राथमिकता का इशारा है? और सवाल यह भी कि यह कैसी अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अपूर्वा सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, पुनीत जांगू जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और मुकेश इंदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं पुनीत भाई आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पुनीत भाई, थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं। जैसे वाइवा होता था हमारा और हमसे कोई सवाल पूछा जाता था तो इन्विजिलेटर ये पूछकर इस बात पर सेटिस्फाई नहीं हो जाता था कि इसको शायद जवाब नहीं पता होगा। वो पहले 3-4 लाइनें 5 लाइनें सुनता था, उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता था इसे बीच में टोके या नहीं। मैं कह रहा हूं विपक्ष ने राइट फ्रॉम द गो हंगामा करना चालू कर दिया। क्या ये जिम्मेदार विपक्ष की निशानी होनी चाहिए? देखिए, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे पिछले काफी सालों से आप अगर देखेंगे तो संसद में चर्चा नहीं हो पाई है या जानबूझ के की नहीं गई है। और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पहले ही पत्र लिखकर कह दिया था कि मुझे खुशी होगी कि आप उन मुद्दों पर अपनी बात शुरू करें। तो ये अच्छा रहता कि प्रधानमंत्री जी इतने सालों से जिन चीजों से बच रहे हैं अब उन चीजों का जवाब देना शुरू करें। तो इसमें मुझे कोई गलत बात इसलिए नहीं और 2-3 पैराग्राफ के बाद अगर आप हंगामा करते तो समझ में भी आता कि शायद आप सूंघ रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी की फितरत से वाकिफ है, उनके पहले के भाषणों में और इस भाषण में कोई अंतर हो तो आप मुझे बता दीजिए। हम तो वैसे ज्यादा वाकिफ हैं तो हमने इस चीज में कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं समझी। तो फिर लेटर ही क्यों लिखा? क्या ये सब ड्रामेटाइजेशन था? ये तो रणनीति लग रही है ना। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि आपने रणनीति बनाई और आपने उस पर चला। आपने सुनने की जरूरत ही नहीं महसूस की नेता तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोशिश होती है कि कुछ चीजें हमारे हिसाब से भी हो जाए, कुछ चीजें उनके हिसाब से हो जाए, वो कोशिश करते हैं। तो रणनीति तो इनमें सब में होती है। संसद के अंदर भी एक रणनीति बना के दोनों दल या दोनों जो गठबंधन है आमने, तो फिर इसे जिम्मेदार विपक्ष तो नहीं कहा जा सकता ना पुनीत भाई। अब एक बात बताइए, ये वक्त था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का, उस पर प्रश्न खड़े करने का और उस पर जवाब का। मेरा ये कहना है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि नेता सदन को सुना ही नहीं गया, एक शब्द भी नहीं सुना गया, ना देश को सुनने दिया गया। पुनीत जांगू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, पुनीत जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, अपूर्वा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपूर्वा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर चर्चा हुई। शुरुआत के 30-40 मिनट मोदी जी फॉर्म में नहीं दिखे, उसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्म को पकड़ा और खुलकर बल्लेबाजी की। लेकिन इसमें आज भी तो वो वही सब कह रहे हैं जो 10 सालों से कहते आए। यूपीए का काल, यूपीए के समय, राजीव गांधी तक। अब कुछ नया होना चाहिए था पर नया खोज नहीं पाया मैं। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो जो सवाल आपने पुनीत जी से किया था, मैं उसी सवाल के ऊपर जवाब शुरू करूंगी। अधजल गगरी छलकत जाए, आपने बहुत पहले से इस चीज को सुना होगा। आज जो विपक्ष का रवैया था सदन के अंदर, जिस प्रकार से उन्होंने सदन की गरिमा को आहत किया, सदन के नेता की जो भाषण है सुनने से उन्होंने इनकार किया और पूरे टाइम जिस प्रकार का न्यूसेंस वो लोग करते रहे, वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से बौखलाया हुआ विपक्ष है, किस तरीके से विपक्ष एक बहुत ही इमेच्योर स्टेट के अंदर है। उसके लिए आप लोग निंदा प्रस्ताव लाए और वो पारित भी हो गया, लेकिन अब सत्ता पक्ष पर आए। मगर एक बात बताइए मुझे स्वप्निल जी, आप भी इतने साल से जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं, क्या यही व्यवहार बनता था विपक्ष का?
नहीं, पर इसलिए तो ऐसा मैंने लग रहा पहला है जैसे सवाल छोटा कांग्रेस से बच्चा पूछा होता है ना, ना, जिसके अपूर्वा हाथ जी। में एकदम नया नया झुंझुना दे दिया गया हो, तो झुंझुना बजा बजा के ठीक है। दिखाना चाहता है कि मैं तो तोता चना हूं, इसलिए ज्यादा बजता ही इसीलिए मैंने रहूंगा। पहला सवाल तो कांग्रेस से आज पूछा, लेकिन अब मैं बीजेपी से भी और पूछना ये जो चाहता है हूं ये अपूर्वा जी। देश के लोग, देखिए जब विपक्ष कांग्रेस 10 साल बाद आकर विपक्ष में बैठी, इंडिया अलायंस आकर के बैठा, तो हम लोगों ने इस बात पर प्रसन्नता ही जाहिर की। हमने कहा ठीक है, देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना एक अच्छी बात है। नहीं, वो तो विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी बोलने के जनसभाओं स्टेज में होना कह भी अच्छी रहे थे बात कि है। मैं एक मजबूत मगर विपक्ष आज चाहता हूं, जो इन लोगों उन्हें ने मजबूत विपक्ष सदन मिल के गया। अंदर अपनी मर्यादा को भंग किया है, हाँ, ठीक है। गरिमा को भंग किया है, वो सच में देश के लिए नहीं, नहीं, और जनता लेकिन के लेकिन लिए अपूर्वा जी, सोचने का अपूर्वा विषय। जी, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि मोदी जी की ख्वाहिश थी कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, उन्होंने मजबूत विपक्ष की ख्वाहिश जाहिर की, उन्हें मजबूत विपक्ष मिल गया। उन्होंने जिम्मेदार विपक्ष की ख्वाहिश जाहिर की होती तो जिम्मेदार विपक्ष मिलता। लेकिन मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल आपसे, मेरा नहीं अपूर्वा जी, मेरा सवाल ये है, नहीं सुनिए ना, मजबूत विपक्ष सुनिए और ना, मजबूर मानसिकता के बीच में आपके एक 10 बहुत सालों के पतली बाद सी लाइन होती अपूर्वा है, जी, लाइन आज आपने सदन में देखी ठीक होगी। अपूर्वा जी, लेकिन आपके 10 सालों के बाद क्या पहले 30-35 मिनट हमें यूपीए का शासन, राजीव गांधी के वक्त राजीव गांधी का क्या बयान था उसको सुनना था, या आपके बीते 10 सालों का और अभिभाषण पर हुई बहस में जो विपक्ष के इश्यूज थे हमें उसे सुनना था? हम तो लंबे वक्त तक सिर्फ कांग्रेस को कोसता सुनते रहे, जो कि हम पहले से सुनते रहे। स्वप्निल जी, हम कोस नहीं रहे थे। आप देखिए कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो शासन में है, सत्ता दल में है। आज जो जनरेशन 18, 19, 20 साल की हो रही ठीक है। इसने तो कांग्रेस के वो जो कुशासन था वो काल देखा ही नहीं। उनके पास में तो रेफरेंस विड्रॉल है ही नहीं, रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं कि हमारा देश आज से 10 साल पहले कहाँ था और आज 10 साल बाद मैम, आपको कितनी पॉपुलेशन है ऐसी? उसके लिए आपको वो जो रेफरेंस पॉइंट है, कितनी population है राहुल ऐसी? गांधी जी के स्वयं पिताजी ने ये कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसा पहुंचता है। पर जितने ऐसी प्रकार कितनी के population घोटाले होगी, हुए, मैम? चाहे कोयला हो, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, स्कैम ही होते गए। नहीं नहीं इस नहीं सदन नहीं, के दो अंदर मिनट हम दो मिनट दो मिनट अपूर्वा जी, अब मैं आपसे, मैं देखिए मैं सिलसिलेवार 2 सवाल पूछ क्या रहा वो हूँ, जनता को ठीक नहीं है? पता होना चाहिए? मैं आपसे स्वप्निल जी? सिलसिलेवार 2 क्या वो जनता को जानने का अधिकार नहीं है? ठीक है, ठीक है, और वो लोग विपक्ष जनता में को खड़े ये भी होकर जानने बोल का रहे हैं अधिकार है अपूर्वा जी, कि जनता को ये भी देश जानने का अधिकार है कि यूपीए के शासन में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ उसमें से कितना पैसा मोदी राज लेकर लौटा, उनमें से कितने लोगों को जेल भेजने में मोदी राज सफल रहा। यह भाषण का हिस्सा नहीं बन पाया ना कि क्या सारे भ्रष्टाचारी जेल चले गए, क्या सारा पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था वो लौट आया। ये आपका रिपोर्ट कार्ड होता, वो हमें भाषण में सुनाई नहीं दिया। आपने सदन में कौन से भ्रष्टाचार के ऊपर डिस्कशन सुना है? कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अरे भाई, यूपीए शासन काल के कितने भ्रष्टाचारी जेल गए? नहीं नहीं, यूपीए शासन के कितने भ्रष्टाचारी जेल गए? सब तो बाहर घूम रहे हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैं पुनीत भाई, मैं आऊंगा आपके पास, पुनीत भाई मैं आऊंगा आपके पास। बिजनेस होगा, पुनीत भाई, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। नहीं, पुनीत भाई, आएंगे विपक्ष पुनीत भाई 2 मिनट रुक जाइए। कर सकता है, लेकिन पुनीत भाई 2 मिनट रुक जाइए। उसको लाना अपूर्वा जी, हाउस में मैं ये कह रहा हूँ, ट्रेजरी बेंच 2G की घोटाला जिम्मेदारी हुआ, किसी दूसरे कॉमनवेल्थ की घोटाला हुआ, जितने भी घोटाले हुए, दूसरा, हाँ, आपके हिसाब से इनमें एक भ्रष्टाचारी में भी prove रॉबर्ट हुआ वाड्रा हो, भी आपको थे तो बता और भी दें, बहुत से लोग थे, वो सब तो बाहर ही घूम रहे हैं। तो 10 सालों में भ्रष्टाचारियों का जेल नहीं जाना आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं क्या है। होता है? बरी हो गए। घूमना क्या होता है? बरी हो गए वो। और उस केस का ये माना गया है, 2G का तो ये माना गया है। पुनीत भाई मैं आऊंगा ना आपके पास, आपके साथ टेक्निकल इशू आ गए थे, नहीं तो मैं आपसे पहले आपसे ही बात कर रहा था। कोर्ट का फैसला आया है। मैं भी अनवरत बोलती रहती हूँ और जो नहीं पुनीत जी 2 मिनट रुक जाइए। पुनीत जी मैं आऊंगा आपके पास, रुक गया। हाँ मैं आऊंगा आपके मैं पास। भी बोलती अपूर्वा जी, रहती हूँ, अपूर्वा सब जी, online अपूर्वा जी नहीं, सुनिए ना, जनता तक पहुंचेगी सुनिए ना, नहीं। ठीक है क्योंकि अपूर्वा जी, अनवरत तो मैं भी बोल सकती हूँ। अब वो नहीं बोलेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब तो बाहर ही घूम रहे हैं ना। जिन जिनको आपने भ्रष्टाचारी लेबल किया वो तकरीबन सब बाहर घूम रहे हैं। तो इन 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड उनका बाहर होना क्यों नहीं? स्वप्निल जी, जो भ्रष्टाचारी थे उनको जनता ने स्वतः ही बाहर कर दिया, और जो सुशासन और ईमानदारी के मार्ग पे चलने वाले लोग थे उनको जनता सत्ता में भी ले आई और पुनः रिपीट करते हुए तीसरी टाइम का टेन्योर दिया है। ठीक है, ठीक है, बाहर करके ये सबसे बड़ा तमाचा है उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर। पुनीत जांगू जी, अब दिक्कत क्या है? पुनीत जांगू जी, दिक्कत क्या है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कभी नहीं हुआ। मेरा ऑब्जेक्शन सुन लीजिए, पहले मेरा ऑब्जेक्शन सुन लीजिए आप। पुनीत भाई, आपने कहा भ्रष्टाचारी मैं क्या कोई पॉइंट रेज करने में असफल रहा पुनीत भाई? जबकि नहीं पहले आप जो अब तक बात हुई उसमें मेरा ऑब्जेक्शन। लेकिन पुनीत भाई, मैंने वो पॉइंट रेज कर लिया, देख लीजिए। हाँ, 2G केस का फैसला उठाकर देख लीजिए। मैंने वो पॉइंट रेज कर लिया ना सर, उसमें अगर मैंने नहीं किया होता। भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे, भ्रष्टाचारी कौन भ्रष्टाचारी, मुझे आप ही बताएं। नहीं 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आप ये कह सकते हैं कि आरोपी बरी हो गए हैं, आप ये कह सकते हैं। आप कह रहे भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन ले लिया। अब पुनीत भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि
इशू ये था कि विपक्ष चाहता है जो हम बोले वही बोला जाए, या जो हम चाहे वही बोला जाए। ये जिम्मेदारी नहीं होती। आप बताइए, अब तक के इतिहास में कभी अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में क्या नेता सदन को कभी ऐसा मौका आया कि उन्हें सुना ना जाए? राहुल गांधी बीच चर्चा में इशारा कर रहे हैं, जाओ वेल में जाओ, जाओ वेल में जाओ, जिस पर स्पीकर ने ऑब्जेक्शन भी लिया। ये क्या था सर? बताता हूं आपको। देखिए, सदन की शुरुआत है और सदन की शुरुआत में जो सिग्नल इन लोगों ने दिया है वो सिग्नल बहुत क्लियर था। जब इन्होंने कैसे क्लियर था पुनीत भाई? जब नेता आप मुझे विपक्ष बताइए, बोल रहे लोकसभा थे, अध्यक्ष ने जो नहीं, जब नेता विपक्ष बोल रहे थे सत्ता पक्ष की संख्या आपसे ज्यादा थी, आपसे ज्यादा आपको टोका जा सकता था, नहीं टोका। होने की बात करो, जब सांसदों की शपथ हुई और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उस स्पीच के अंदर उन्होंने ही ये पुराने तार छेड़े और उन्होंने ये एजेंडा स्पेसिफाई कर दिया कि अब इस तरीके से हम चलेंगे। नहीं, लेकिन आपने अपना एजेंडा तो अपनी बैठक में सेट कर दिया था सर कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा पुनीत भाई 2 मिनट, एक बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है, एक बहुत जरूरी सवाल है। पुनीत भाई मेरी बात सुनिए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, आपसे ज्यादा नंबर वाली पार्टियां वहां पर बैठी हुई थी, ठीक है, पूरा एनडीए बैठा हुआ था, अमित शाह बैठे थे, प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, राजनाथ सिंह बैठे थे, और भी चेहरे बैठे थे। उन्होंने राहुल गांधी को सुना। वो चाहते तो हंगामा कर उनको भी 50 बार बोलने से टोक सकते थे, पर आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। राहुल गांधी बोल रहे थे ना, हाँ। तो वो मुद्दे की बातें बोल रहे थे, प्रधानमंत्री की तरह इधर उधर की बातें नहीं बोल रहे थे, जिसका पहले से हमें अंदाजा था। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर, आज तक मुझे आप उनकी स्पीच में कोई फर्क बता दीजिए, ठीक है, पिछली बार का उससे पिछली बार का कोई अंतर नहीं है इनकी बातों में। कोई ये पॉइंट मैंने भी रेस कर लिया, ये पॉइंट मैंने भी रेस कर लिया, लेकिन मेरा पॉइंट वही है, बातों को सुनने के लिए सदन है, लेकिन ढंग की बातें ठीक है। चर्चा के लिए मैं मुकेश इंदौरिया जी को डिबेट में ला रहा हूं। अपूर्वा जी, मैं आपके पास आगे आऊंगा, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मुकेश इंदौरिया जी, मेरे अपने जो 2 ऑब्जर्वेशन जिससे मैंने इस डिबेट की शुरुआत की, मुकेश भाई, आप महसूस करते हैं कि हाँ ये सवाल है, क्या ये इस बात का प्राइम अगर मैं बोलूं इशारा नहीं है कि संसद ऐसे ही चलने वाली है? स्वप्न भाई, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था और आप ही के चैनल पे किया था कि अब जो सदन है वो ऐसे ही चलेगा। उसका कारण क्या है कि जब कांग्रेस के पास में 40 सीटें थी, तब इन्होंने सदन के अंदर जो गरिमा बनानी चाहिए वो नहीं बनाई। तो आज ये 99 की संख्या में है, तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि एक सदन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होगी। जिस तरीके से आदरणीय राहुल जी ने जब कल विपक्ष के नेता के तौर पे भाषण दिया वहां पे, और सभी ने उन चीजों को सुना, उन्होंने एक एक पॉइंट को जो डिस्क्राइब किया और पूरे सदन ने शांति से सुना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब आज बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो मैं सदन से अपेक्षा करता था कि वो इन सब चीजों को गंभीरता से सुने। हाँ, लेकिन राइट फ्रॉम द गो, मतलब एक शब्द बोलने के पहले ही विपक्ष तुरंत हंगामा करना चालू कर चुका था। ये सदन की गरिमा को बनाने का स्वरूप नहीं है, ये बिगाड़ने का स्वरूप है। हिंदुस्तान की 150 करोड़ आवाम आपको टिक-टिक निगाहों से देखती है, तो मैं सभी पार्टियों से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम जब सदन के अंदर किसी विषय पे चर्चा चल रही हो तो उसकी गंभीरता से उसको सुने और उसके बाद उसका जवाब दें। लेकिन इस तरीके से बीच में हो हंगामा करके प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को उन्होंने अवहेलना की है। और जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो मैं देख रहा था सदन ने पूरा शांति से सब विषयों को सुना है। तो प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, तो इसीलिए मेरा एक पॉइंट और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इंदौरिया भाई, मुकेश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 45 मिनट का वक्फा लिया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुराने फॉर्म में लौटने में। ये भी क्या कोई इशारा है? ऐसा दिखा, ऐसा साफ तौर पर दिखा? नहीं, ऐसा नहीं है संकल्प भाई। आप इसको जसवंत जी इसको देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कल जो काउंटर किया था, उस चीज का एक एक करके प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। उनका पूरा इतिहास रहा है। जब आप इसको राजीव गांधी के कार्यकाल हो चाहे सीताराम, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान की बात करने से पहले हमें खुद को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हमने संविधान की कहां कहां पालना करी और कहां कहां अवहेलना करी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हाँ। तो उन सब चीजों का ब्यौरा पटल पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने। और मैं तो कहता हूं ये आत्ममंथन करना चाहिए दोनों ही पार्टियों को कि जब हम इस इतनी गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो उसका स्वरूप जनता के बीच में जाना चाहिए। ठीक है,
ठीक है अपूर्वा जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं और मेरा सवाल अपूर्वा जी आपसे यह है कि आपके हिसाब से, आपके मतलब बीजेपी के हिसाब से, ये वो कांग्रेस वाला आप नहीं है, मैं आप मतलब बीजेपी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से इस वक्त देश के हॉटेस्ट मुद्दे कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरा आप क्या है। देखिए स्वप्निल जी, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच के अंदर ये स्पष्ट किया कि अभी जो देश का सबसे हॉटेस्ट मुद्दा है वो देश का विकास है, यहाँ के युवाओं का कल्याण है। जिस तरीके से हमने देश के बाकी मुद्दों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, वैसे ही अब जो अन्य मुद्दे हैं जो करप्शन से जुड़े हुए हैं या मैं कहती हूँ जो कुशासन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, छात्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब मैं आता हूं सिलसिलेवार सवाल पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम देश लोकसभा चुनावों में गया तब किसान आंदोलन कर रहे थे, आपकी सरकार आते आते नीट का पूरा प्रकरण हो गया और मणिपुर आज भी सुलग रहा है। अगर इस पर विपक्ष या देश एक स्टेटमेंट की उम्मीद कर रहा था तो इसमें देश कहां गलत था या विपक्ष कहां गलत था? विपक्ष का बिहेवियर गलत था, पर आशा रखना कहां गलत थी? स्वप्निल जी, क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की जो बात राहुल गांधी जी ने रखी, क्या वो जस्टिफाइड थी? क्या सदन के अंदर हिंदू असत्य बोलते हैं, हिंदू हिंसात्मक होते हैं, हिंदू ये होते हैं, 115 करोड़ कह रही हैं नहीं, ये बात कभी करने तैयार है? सही था। दूसरा विषय आप मुझे ये बताइए, हमारे तो नेता ने, किसी भी नेता ने सदन के अंदर ऐसे ले जाकर के मोहम्मद साहब की या ऐसे ले जाके क्राइस्ट की या ऐसे ले जाके जूस की या किसी उस पर कल बात हुई है मैम, अच्छी खासी बात हुई है, तस्वीर को ले जाकर के राजनीतिकरण नहीं किया, उस पर अच्छी खासी बात हुई है। ईश्वर पर राजनीति करनी पड़े, अगर इतना विभत्स कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो 3 हॉटेस्ट मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज्यादा लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उन 3 पर हमें स्टेटमेंट नहीं मिला। मैं आपसे ये कह रहा हूं, नीट की बात हुई, आपने पेपर लीक कहकर, नए कानून की बात कहकर खत्म कर दिया, नहीं, लेकिन उस पर अपडेट क्या है ये पता नहीं चला। किसान आंदोलन पर अब सरकार क्या सोचेगी, 2022 के 3 बिल के बाद सोच क्या रही है किसी को नहीं पता, और मणिपुर पर सचमुच किसी को नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं। स्वप्निल जी देखिए, मणिपुर के अंदर तो हालात जो है वो पहले से बहुत बेटर हुए हैं, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। मणिपुर का जो मैटर है वो इतने कम्युनिटी नहीं हुई है, मणिपुर का जो मैटर है वो 2 एथनिक कम्युनिटीज के जो है वो बीच के मनमुटाव का मैटर है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पर केंद्र सरकार या मोदी सरकार या एनडीए सरकार क्या सोच रही है वो जवाब में हो सकता था ना मैम। अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में ये इशू उठा था, क्या इसे पीएम एड्रेस कर सकते थे? जब एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें इतने अच्छे से डील हो रही हैं, जहां तक की बात है, पेपर लीक की बात रही, नीट की बात रही, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि हमने बहुत कड़ा कानून बनाया है और इसके ऊपर छात्रों के हितों के साथ में, या छात्रों के जो हित है उन लोगों को मारा नहीं जाएगा, छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा? क्या ये हमारी मंशा को नहीं जाहिर करता, या सारी मंशा जो है वो केवल जो विपक्ष पूछेगा उसी से जाहिर होती है? मुझे तो आप ये बता दीजिए कि विपक्ष के क्या मंशा थी? क्या विपक्ष को कल हेल्दी इश्यूज पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए था? क्या विपक्ष को केवल जो है वो राजनीति, धर्म पर, जातियों पर, ईश्वर पर यही करनी सूझी? ईमानदारी की बात ये है। एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं, पिछले 10 साल में मैंने कई बार देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, तो उनके आसपास और उनके पीछे बैठे बीजेपी के तमाम चेहरे बार बार मेजें थपथपाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। तब विपक्ष की संख्या कम हुआ करती थी। आज उनको भी पीएम का साथ देने उतरने में समय लगा। आज हर कोई फॉर्म से, अपने फॉर्म में थोड़ा लेट पहुंचा। क्या ये कोई इशारा है? देखिए, ऐसा कोई इशारा नहीं है। जब मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी की आती है, जब आपके सामने एक बहुत ही इमेच्योर विपक्ष बैठा हो तो पक्ष को बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी के साथ में पेश आना पड़ता है। आज जो आपको सदन में दिखा वो हमारे पार्टी की, हमारे दल के नेताओं की वही मेच्योरिटी का हिस्सा था। हम लोग राहुल गांधी जी की तरह या उनके अग्निवीर पर मोदी सरकार एक बार फिर से रीथिंक करेगी, इसका इशारा जवाब में मिल सकता था, मिला नहीं। क्या स्वप्निल जी, अग्निवीर पर क्या सरकार एक बार फिर रीथिंक करेगी, वापस भले ही ना ले, कुछ बदलाव? तो राहुल गांधी जी ने कल बहुत बड़ा मिथ्य फैलाया था, बहुत बड़ा लोगों के अंदर। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि शहीदों के नाम पर भी राजनीति करने के लिए कैसे ईमान जाग जाता है। हाँ, ये एक्चुअली इसके यहाँ अब देखिए वही बात आ जाती है, मजबूत नहीं जिम्मेदार विपक्ष वाली बात हो जाती है। मैं पुनीत भाई आपके पास आ रहा हूं। रैंडम एक पर्सन से मेरी बातचीत हुई, रैंडम कुछ पर्सन मेरे पास आए, इसकी जगह एक
फाइनल डेटा लेकर राहुल गांधी आते तो मैं ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष उन्हें मानता। वो बताते कि अग्निवीर में जब से आई है अग्निवीर में इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इनमें से ये शहीद हुए हैं जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। ऐसा कोई एक पुख्ता डेटा लेकर आते, सिर्फ रैंडम बातें नहीं कर रहे होते, तो मैं कहता कि राहुल गांधी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अग्निवीर के बारे में जो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। रैंडम डेटा जो भी है, लोगों से तो राहुल गांधी मिलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मिलते नहीं है। ठीक है, तो जो मिलते हैं उन्हीं की बात कब से मिलने लगे? कब से मिलने लगे? उसका डेटा क्या है? इनको आइडिया नहीं हो कब से मिलने लगे। उन्होंने देश को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम पूर्व से पश्चिम पूरा कवर कर लिया है, तो इसलिए निश्चिंत रहे। नहीं, पुनीत भाई, मैं इनको बता देता हूं, पुनीत भाई आप भी जानते हैं, पुनीत भाई आप भी जानते हैं, वो देश में घूमते घूमते कलावती के पास पहुंचे। 2.5 साल बाद कलावती ने नाराजगी जताई, उसके 3 साल बाद कलावती कांग्रेस से खुश हो गई। ये घटनाक्रम सबने देखा है। लेकिन मेरा सवाल यही है ना कि घूमते घूमते मिल रहे हैं कि जगह एक डेटा लेकर आए विपक्ष तो जिम्मेदार कहलाएगा, या मेरे से एक व्यक्ति मिला था उससे जिम्मेदार कहलाएगा? मैं आपको डेटा दे देता हूँ। मैं आपको इसलिए डेटा दे देता हूँ क्योंकि जिन चीजों को राजनाथ सिंह जी ने कल झूठ ठहराया, मैं तो उन जनरल MM नरवाने की बुक का ही रेफरेंस दे दूंगा आपको, द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अगर वो बुक रिलीज करवा दें, डेटा बताइए, तो अग्निवीर, आप डेटा बताइए, अग्निवीर में ज्वाइन करने वाले कितने लोग शहीद हुए? मैं मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है। मैं राहुल के पास भी नहीं था। यही तो विपक्ष की जिम्मेदारी तय करने की बात आ रही है ना पुनीत भाई। इस चीज की वो बात कर रहे थे कि हमने इतने डेलिब्रेशंस किए, इतने संस्थाओं से चर्चा की। क्या आपको पता था कि इतने संस्थाओं से चर्चा हुई है? और जनरल MM नरवाने तक को नहीं पता था कि हम अग्निवीर में ये करने वाले हैं, तो किन से चर्चा हुई है? क्या झूठ बोला राहुल गांधी जी ने? ठीक है, ये बात मैंने आपके चैनल पे पहले भी कही है। लेकिन संसदीय कार्रवाई में ऑफिशियली इस बात की एंट्री होती कि इस डेटा के साथ विपक्ष तैयार है, तो कितना अच्छा लगता। विपक्ष से चूक हो गई डेटा लाने में। विपक्ष सिर्फ इश्यूज लेकर आया और एक रणनीति लेकर आया कि हम संख्या में ज्यादा हैं, हम जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे, मजबूती दिखाएंगे। जो हमारे पास लोग आएंगे या जो आपसे मिलने आएंगे, आप उनकी बात पहले करेंगे कि आप पहले उसका डेटा? कोशिश तो करूंगा डेटा जुटाने की। अगर आपके लिए इतना बड़ा इशू है, आप लगातार अग्निवीर पर बोल रहे हैं, तो आपने कोई तो डेटा जुटाया होगा आज तक में। अरे भाई, राहुल गांधी से डेटा ऐसा तो नहीं होगा कि डेटा नहीं जुटाया होगा। कहां है वो? अवेलेबल कहां है? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में घूमे, फिर न्याय यात्रा में घूमे, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में घूमे। कोई तो डेटा कलेक्ट किया होगा ना इतने समय में, या सिर्फ इश्यूज ही कलेक्ट किए हैं? नहीं, एक बार फिर कोई टेक्निकल इशू आया। मुकेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश भाई, अब क्या हो गया है कि जिस तरह से कल दिन भर राहुल गांधी पोर्ट्रे हुए हैं और आज जब प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट्रे हो रहे हैं, सोशल मीडिया ने यह सवाल उछाला है कि इस सत्र को किसके नाम कहा जाए, है ना? जैसे कल ये दिन भर चलता रहा, आप राहुल को कितने नंबर देंगे? आज थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था, आप PM मोदी को कितने नंबर देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नंबर दीजिए, लेकिन मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूं कि ये सत्र किसके नाम रहा? अगर हम इस सत्र को याद रखेंगे तो क्यों याद रखेंगे, या क्यों याद न रखें? सत्र तो इसीलिए याद रखा जाएगा कि विपक्ष ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के भाषण का विरोध किया, वो एक तरीका गलत था। अगर विपक्ष को अपनी बात रखनी थी तो राहुल गांधी जी ने एक मैसेज दिया था, और विपक्ष के नेता के तौर पे पिछले 10 साल के बाद में कांग्रेस के पास ये सत्ता आई है, विपक्ष के नेता का जो पद आया है, उस पद की गरिमा को बनाते हुए राहुल गांधी सुनते अपने लोगों को ये आश्वस्त करते कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो तथ्यात्मक बातें बोली है सदन की, उसका वो जवाब दे। लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ वो हो हंगामा किया। और मैं बता रहा हूं स्वप्न भाई, आप आने वाले समय में भी देखिएगा सदन की हालत यही होने वाली है। विपक्ष किसी ने एन केन पर करें सिर्फ चर्चाओं में बना रहना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि सदन के अंदर कोई कार्रवाई हो, और सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दे का जो भी पार्टी की तरफ से लाया जाए। आपने जैसा नीट का जिक्र किया, नीट के विषय पे छात्राओं के साथ में पेपर लीक के मामले में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को इन सब मुद्दों को हाईलाइट करना चाहिए, प्रधानमंत्री से जवाब मांगना चाहिए था, ना कि इस तरीके का व्यवहार करके सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनको वॉकआउट कर देना या वेल में आना, इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं, ये सदन के लिए सही नहीं है। मेरे एक लास्ट ऑब्जर्वेशन जो मैंने ओपनिंग में कहा उस पर लाता है, प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 1.25 घंटे तक राहुल गांधी के उस बयान को टच नहीं करना जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू और हिंसक शब्दों का प्रयोग किया था। क्या यह सरकार की प्रायोरिटी को बताता है?
देखिए, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं है। स्वपन जी, पहले भी इस चीज का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के हाँ, अंदर नहीं, हिंदू मुकेश भाई, बहुत मेरा वो सॉफ्ट सवाल नहीं है, कम्युनिटी है। मेरा वो सवाल नहीं है। और मेरा सवाल यह है कि देखिए, कितना पॉलिटिकली कितना बेनिफिशियल होता अगर 3-4 सेंटेंस के बाद ही या सबसे पहले इसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी अटैक करते। उन्होंने 1-1.25 घंटे रुक कर इस बात को अपने जवाब में इनकलकेट किया, जो ये बताता है कि उनकी प्राथमिकता जी। इस तरह के बयानों पर नहीं थी। ये मेरे को ऐसा लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ। मोदी जी का जो विजन है विकास का, वो विकास के एजेंडे पे काम करेंगे और हिंदुस्तान को जो तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनानी है उस ठीक। ओर वो काम कर रहे हैं। ठीक। मैं जहां मेरा जो व्यक्तिगत है वो इसी दिशा के अंदर वो अग्रसर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी, पुनीत भाई और मुकेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।